हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू DSGK 12 में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज का करंट अफेयर्स लेके। कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आज का चैप्टर बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने करंट सेशंस की तरफ। दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसके चार ऑप्शंस है, A B C O D। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9 मई। तो दोस्तों 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को इनके प्रति जागरूक किया जाए और जो पक्षी विदेश से इंडिया में आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमारे देश के अंदर पसंद किया जाए। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, हर साल विदेश से कुछ पक्षी, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम के अंदर क्या होता है, विदेश से दूसरे पक्षी इंडिया के अंदर आते हैं। तो इसलिए ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और ऐसा साल में 2 बार होता है। और एक होता है अक्टूबर के टाइम में होता है। तो ये विश्व प्रवासी दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। एक अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है और एक जो हमारा अभी है ये वाला। और दोस्तों इसको और इस बार की जो थीम थी दोस्तों वो है बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। और दोस्तों इस दिन एक और, अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो इसी दिन एक और इम्पोर्टेंट डे होता है। 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती होती है। दोस्तों महाराणा प्रताप तो आई थिंक आप सब जानते ही होंगे। ये बहुत ही एक राजपूत योद्धा थे और इनका नाम विश्व मतलब इंडिया के अंदर बहुत ही फेमस है और सभी लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल ही में किसने उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसके चार ऑप्शंस हैं, A राजनाथ सिंह, D हर्षवर्धन, B C अमित शाह और D निर्मला सीतारमन। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह। तो दोस्तों जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने इस मार्ग का उद्घाटन किया है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का। और दोस्तों ये जो रोड बनाई गई है ये 8 किलोमीटर लंबी है और इसको जो बनाया है वो ब्रो ने बनाया है। ब्रो का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों अब बात है, एक्चुअली होता होता क्या है, जैसे दोस्तों जो मानसरोवर यात्रा है, जब हम लोग ये मानसरोवर यात्रा करने जाते हैं तो होता क्या है, इसका जो मोस्टली हिस्सा है वो है चाइना के अंदर। लेकिन अब ये रोड बनाने से क्या होगा कि इसका जो 84% हिस्सा है वो मोस्टली अब इंडिया की तरफ हो जाएगा। मतलब 84% हिस्सा इंडिया की तरफ रहेगा और जो बाकी हमारा जो 26%, जो 14% 16% जो हिस्सा बचता है वो बाकी हिस्सा चाइना की तरफ रहेगा। पहले क्या था कि ये जो रेशो था बहुत ज़्यादा था। और दोस्तों अब बात है ये हमारे राजनाथ सिंह की। और बात हुई इससे यहाँ उत्तराखंड की, तो थोड़ा उत्तराखंड के बारे में भी जान डालते हैं। यहाँ पे दोस्तों उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। और यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा 3 है और विधानसभा 70 सीटें हैं। और यहाँ का बद्रीनाथ डांस होता है और एक बहुत फेमस पार्क है जिम कॉर्बेट पार्क और शांत घाटी यहाँ की बहुत मतलब जो फेमस टूरिस्ट प्लेस है वो है। अब दोस्तों इसमें देखो हमने 4 ऑप्शन दिए हैं। बी डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है दोस्तों, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। सी अमित शाह तो आपको पता ही है, हमारे होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं। और डी निर्मला सीतारमण और ये हमारी फाइनेंस मंत्री हैं। तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कोकिंग ऑयल के लिए समझौता किया है? कोकिंग ऑयल का दोस्तों मतलब क्या है, जैसे ये कोल गैस होती है, कोयले से रिलेटेड, इससे कोल गैस, उसके लिए यह है कि समझौता किया है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है, A B C O D। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है बी, रसिया के साथ दोस्तों इंडिया ने ये समझौता किया है। एक्चुअली होता है क्या है, हुआ है कि क्या है कि जैसे इंडिया और
एक्चुअली रसिया के अंदर काफ़ी कोल गैस की जो माइंस की खाने हैं वहाँ पे इंडिया क्या करेगा कि इंडिया के जो लोग हैं वहाँ पे जाके, या जो हमारे साथ जिसका समझौता हुआ है, मतलब वहाँ पे जाके और वहाँ की जो कोल माइन है उनके अंदर वो माइनिंग करेंगे। तो इसलिए ये रसिया के साथ इन्होंने समझौता किया है। जब बात रसिया की है तो थोड़ा रसिया के बारे में दोस्तों जानते हैं। दोस्तों जब भी आप किसी के बारे में, जैसे कोई अच्छी मतलब किसी कंट्री का नाम या किसी संस्था का नाम आता है तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि इससे रिलेटेड और भी जो फैक्ट होते हैं वो हमें याद होने चाहिए। और जैसे दोस्तों रसिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। और वहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ के जो पीएम है एंड्रे बल्सोए। और यहाँ की जो करेंसी है वो रूबल। और जो यहाँ की जो संसद है उसको बोलते हैं डूमा। दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस बैंक ने कोविड-19 की आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए भारत को $500 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शंस हैं। AIIB, B ADB, C वर्ल्ड बैंक और IMF। अब दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ए आई AIIB। इसका जो फुल फॉर्म बनती है दोस्तों वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इन्वेस्टमेंट बैंक। और जो इसका दोस्तों हेडक्वार्टर वो है बीजिंग चाइना के अंदर। और जो टोटल इसके जो मेंबर है वो है 78। अब दोस्तों यहाँ पे जो ADB है ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और जो वर्ल्ड बैंक तो वो तो है ही। और IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में यूपी सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी यूपी सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, प्रवासी राहत मित्र। तो दोस्तों ये किस चीज़ के लिए है? ये प्रवासियों को राहत तथा गवर्नमेंट स्कीम तथा जॉब में हिस्सा देने के लिए यह शुरू किया गया है। और ये किसके सहयोग से इन्होंने जो ये ऐप्स डाउनलोड किया है? ये है UNDP के सहयोग से इन्होंने ये डेवलप किया है। अब UNDP का फुल फॉर्म दोस्तों क्या बनती है? यह है यूनाइटेड नेशन प्लेसमेंट प्रोग्राम। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों वो हुआ है 22 नवंबर 1965 को। और जिसका हेड क्वार्टर हुआ है न्यूयॉर्क। और जो इसके हेड है वो है असीम सत्यानोर। अब दोस्तों अब बात है यहाँ पे यूपी की। तो दोस्तों हम यूपी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूपी का तो आपको पता ही होगा, सबसे जो दाखड़ CM है योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा सीटें हैं 80 और राज्यसभा सीटें हैं 31, विधानसभा हैं 402। यहाँ पे दोस्तों ऑल ओवर इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटें हैं। और जनता और पॉपुलेशन की दृष्टि से भी ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो पिछली बात है 1950 में हुआ था। और दोस्तों वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला यह है मतलब इंडिया का पहला स्टेट भी है। अब दोस्तों आप आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में रिलायंस जियो ने किस अमेरिकी कंपनी को अपनी 1.15 हिस्सेदारी दी है, या मतलब हिस्सेदारी बेची है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है, जैसे 4 ऑप्शन से ABCD, सिल्वर लैक, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट एंड डी ननोफबो। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिल्वर लैक। ये सिल्वर लैक है कि ये अमेरिका की कंपनी है। इन्होंने जो रिलायंस जियो की है वो 1.15 की जो हिस्सेदारी है वो खरीद ली है, अर्थात रिलायंस ने इसको बेच दी है। अभी दोस्तों जब बात जियो रिलायंस की है तो आपके माइंड में एक चीज़ और क्लिक करनी चाहिए। मैंने कुछ टाइम पहले आपको जो करंट अफेयर सेशन था उसमें बताया था कि फेसबुक ने भी रिलायंस जियो की कुछ हिस्सेदारी खरीदी है। तो फेसबुक ने कितने खरीदी थी? 9.99%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10% के करीब फेसबुक ने भी जियो रिलायंस की जो हिस्सेदारी थी वो खरीदी थी। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना में पहले हिंदू पायलट का नाम क्या है? दोस्तों ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पहली बार कोई ऐसा पाकिस्तानी वायुसेना में भी कोई मतलब ऐसा है कि वो हिंदू पायलट है। अदरवाइज वहाँ पे सारे मुसलमान ही भरे पड़े हैं। और हिंदुओं को दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान में हिंदुओं की बड़ी ज़्यादा दुर्दशा है।
ये तो यूएन ने भी, यूनाइटेड नेशन भी बोलता है, और WHO भी इसमें, इस बारे में ऑलमोस्ट सबको पता है, बट कोई इंटरनली को कुछ करता है नहीं। क्योंकि वहाँ पे पहले जितनी हिंदुओं की पॉपुलेशन थी, अब वहाँ से घट के बहुत कम पॉपुलेशन हो गई है। जबकि इंडिया में जो मुसलमानों की पॉपुलेशन थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और हिंदुओं की धीरे धीरे घटती जा रही है। मतलब इसका उल्टा रिवर्स है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे हिंदुओं की जो दुर्दशा है, मतलब जो सिचुएशन है वो कैसी है। तो दोस्तों अब एनीवे, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ए राहुल देव, बी अरुण कुमार, सी ब्रह्मदत्त और डी नन ऑफ द। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, राहुल देव। अब दोस्तों ये पाकिस्तान के फर्स्ट वायुसेना के जो पायलट बने हैं वो हैं। अब दोस्तों बात है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान को नाम आते ही आपको एक चीज़ और क्लिक करनी चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि एक क्रिकेटर थी सना मीर, बहुत फेमस क्रिकेटर थी पाकिस्तान की, उसने अभी कुछ टाइम पहले ही संन्यास लिया था। और एक है आयशा मुगल, ये भी बहुत फेमस है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा पहला केस है। एक्चुअली ये एक ट्रांसजेंडर है, और इसे पाकिस्तान ने यूएन के अंदर अपना प्रतिनिधित्व बना के भेजा है। मतलब यूनाइटेड नेशन के अंदर ये पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करती है, और ये पहली ऐसी है जो ट्रांसजेंडर है। अब दोस्तों पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद, और यहाँ की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपया, और यहाँ के जो पीएम है इमरान खान, बहुत फेमस क्रिकेटर है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है आरिफ अलवी। तो दोस्तों, और दोस्तों आपको ये तो सबको पता होगा कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। इसका हुआ था 14 अगस्त 1947 को। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो एक दिन पहले इसका जन्मदिन मनाया जाता है, और एक दिन 15 अगस्त 1947 को इंडिया का वो बनाते हैं। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन है। ए कुमार संगकारा, बी विराट कोहली, सी संजय सूर्या और डी कपिल देव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हुआ कुमार संगकारा। अभी कुमार संगकारा को कुछ टाइम पहले ही, मतलब ये पहले से भी इसके अध्यक्ष थे, लेकिन अब दोबारा से इनको 1 साल के लिए और इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया है मेलबोर्न क्रिकेट। और दोस्तों ऐसा फर्स्ट टाइम है कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का कोई अध्यक्ष मतलब अश्वेत है, मतलब कोई ब्रिटिश नहीं है। मोस्टली क्या होता है, हमेशा ब्रिटिश पर्सन को यह अध्यक्ष बनाते हैं, लेकिन ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि इन्होंने एक अदर्स मतलब कंट्री के आदमी को, जो ब्रिटिश न होके है, उसको मतलब इन्होंने अपना अध्यक्ष बनाया है। और एक कुमार संगकारा, ये तो आपको पता होगा, बहुत फेमस क्रिकेटर है श्रीलंका के। और अब बात है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की, तो ये 1787 में इसका जो फॉर्मेशन हुआ था। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस राज्य सरकार ने संजीवनी वाहन विकसित किया है? तो दोस्तों इसके दो चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर वो है एमपी, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये जो वाहन है संजीवनी वाहन, तो इस वाहन का काम क्या है? इस वाहन के मतलब जो डॉक्टर होते हैं इस वाहन के अंदर बैठे रहते हैं, और मरीज को बाहर से ही चेकअप कर लेते हैं। और उससे क्या होता है, इन्फेक्शन का खतरा नहीं बना रहता। और ना ही मतलब आजकल तक आपको पता ही है, कोरोना वायरस के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा हाल है इन्फेक्शन के। मोस्टली क्या है कि डॉक्टर्स और नर्सेज हैं वो भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और यहाँ तक कि जो हमारी आर्मी है, जैसे सीआईएसएफ है या दिल्ली पुलिस है या कोई भी पुलिस के जवान है, वो भी काफ़ी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। क्योंकि आप कितनी भी सावधानी बरतो, लेकिन कभी ना कभी थोड़ी बहुत चूक हो जाती है, और वो थोड़ी सी चूक ही आपके लिए जान के लिए खतरा बन जाती है। तो इसलिए इन्होंने ये संजीवनी वाहन किया। इसके वाहन के अंदर ही डॉक्टर बैठा रहता है, और मरीज को बाहर से ही वो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों बात है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वह भोपाल, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर वो शिवराज सिंह चौहान। और दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर है लालजी टंडन। लालजी टंडन इससे पहले थे शायद बिहार के गवर्नर थे। और जो लोकसभा सीटें हैं वो है 29, राज्यसभा सीटें हैं 11, और विधानसभा सीटें हैं 230। तो दोस्तों अब बात आई है एमपी की। तो एमपी ने भी कुछ टाइम पहले ही दो तीन चार चीज़ें और लॉन्च की थी। एक तो था जीवन अमृत योजना। इसमें क्या था कि एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक चूर्ण था, वंजक चूर्ण करके था, जिसमें 50-50 ग्राम के कुछ पैकेट बनाए थे और लोगों को बांटते थे, जिसमें पीपल, जीरा और इलायची या समथिंग कुछ ऐसा था। उनका एक चूर्ण था, और उसको लोगों में बांटता था जिससे कि उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ सके। और एक उन्होंने किया था जीवन शक्ति योजना। इसके अंदर क्या होता था कि जो
जो लेडीज होती हैं उनको मास्क बनाने के लिए दिया जाता था, और प्रत्येक मास्क 11 रुपये मतलब उनको पेड किया जाता था एक मास्क पे। और इन्होंने एक और एप्स लॉन्च की थी, टॉप पेरेंट। इसका क्या था, ये स्टूडेंटों के लिए थी, एजुकेशन के लिए। और एक इन्होंने भी जो संकल्प योजना भी लॉन्च की थी, ये क्या थी, बुजुर्गों की सहायता के लिए था। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति, इसको कुछ सामान चाहिए तो आप इस ऐप्स के थ्रू उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वो आपको घर पे सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 37 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन ABC, रिलायंस जियो, टाटा पावर और महिंद्रा अननोफबो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है टाटा पावर। टाटा पावर के साथ अभी जो हमारे रक्षा मंत्रालय है उसने समझौता किया है, जो जो हमारे 37 हवाई अड्डे हैं उनको रिनोवेशन करने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए, जो पुराने हो चुके हैं मतलब मरम्मत या जो भी लेके। तो दोस्तों जो टाटा पावर है कंपनी, उसका जो हेडक्वार्टर वो है न्यू दिल्ली में, और जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो है नटवर राजन चंद्रशेखरन। और जो इसकी जो कॉस्ट है दोस्तों, जो 37 हवाई अड्डों का जो आधुनिकीकरण करने के लिए है, ये 1200 करोड़ रुपए इस योजना के अंदर ये लगाएंगे। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये सेशन पसंद आएगा। कृपया वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे अपने नए सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।